नंबर की डिस्कशन में कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी डेफिनेशन वगैरह हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आपकी बुक में नॉर्मली ये वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं, तो मैंने ये सोचा है कि हम इन सब वर्ड्स को अलग से भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है इसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये एक इंडेक्स नंबर ही होता है, प्राइस का इंडेक्स नंबर होता है। और ये किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है कि आपने वेटेड एवरेज निकाला है, ठीक है जी। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का क्या मतलब है कि हर एक का एक वेट होगा और उस वेट के बाद उसका वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स निकाला जाएगा। और इस केस में हमने पहले से ही एक बास्केट ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज डिफाइन कर लिए। यानी कि हर बंदे की कंजम्पशन क्योंकि डिफरेंट होती है, कुछ लोग कोई चीज़ किसी एक मिकदार में यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ लोग किसी डिफरेंट मिकदार में। तो जो स्टैटिशियंस हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि एक आम आदमी की क्या नीड्स हैं, उसने उन तमाम नीड्स को अपने पास लिख लिया है। जैसे आप महीने का राशन अपने पास लिख लेते हो, उसी तरह से उन्होंने कहा कि एक आम आदमी की नीड में इतना पेट्रोल है, इतना राइस है, इतना वीट है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन है, इतना गोल्ड है। यानी कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड पहले से डिफाइन कर लिया है कि ये स्टैंडर्ड जो है ये आम आदमी की नीड है। फॉर एग्जांपल इतने यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी है, इतने यूनिट्स जो हैं वो गैस के हैं, तो वो उन सब को वो एक बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कहता है। यानी कि एक क्वांटिटी प्री डिफाइन उन्होंने कर ली है और उस क्वांटिटी का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना चेंज आया। अब देखिए, मैंने खुद से बजाय इसके कि हर बंदे से पूछूं तुमने कितने यूनिट चावल यूज़ किया है, कितने यूनिट वीट यूज़ किया है, मैं उसकी जगह पे खुद से ही अंदाज़ा लगाता हूँ कि यार एक आम आदमी की कितनी नीड्स हैं और फिर मैं उस नीड को स्टैंडर्ड बना लेता हूँ और फिर उस एक स्टैंडर्ड राशन का मैं हर साल प्राइस देखता हूँ कि उसकी प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। तो जो इंडेक्स नंबर बनता है इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो ये एक वेटेड इंडेक्स नंबर ही होता है। इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट डिस्कशन करनी है वो है डेट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये एक सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स होता है। अच्छा जी, सस्टेन्ड इंक्रीज से क्या मुराद है? सस्टेन्ड मीन कि इट इज़ हेयर टू स्टे, यानी कि प्राइसेस में इंक्रीज हो गया, अभी डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि प्राइसेस में इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेज की वजह से होता है, जो मोमेंटरी शॉर्टेज होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कभी कभार ऐसे भी हुआ था कि जी पेट्रोल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 20-30 रुपये बढ़ गई थी। अच्छा, जैसे ही सप्लाई शुरू हुई तो पेट्रोल दोबारा अपनी पुरानी ओरिजिनल प्राइस पे सेल होना शुरू हो गया। तो वो इन्फ्लेशन नहीं थी, वो 20 रुपये अगर मैं कहूँ कि वो इन्फ्लेशन है तो वो नहीं थी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा इंक्रीज़ होता है जो रहता है, जो चेंज नहीं होता। तो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री। इट इज मेजर्ड एज एन एनुअल परसेंटेज चेंज। जी बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारा इंडेक्स नंबर 110% निकलेगा तो हम कहेंगे कि 10% इन्फ्लेशन हुई है और ये साल में एक दफ़ा कैलकुलेट होती है, यानी कि एक साल के टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होती है, एनुअल टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होती है। अंडर द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइसेज ऑफ थिंग्स राइज ओवर टाइम। इस इन्फ्लेशन के अंदर चीज़ों की प्राइस इंक्रीज होती है। पुट डिफरेंटली, एज इन्फ्लेशन राइजेस एवरी डॉलर यू ओन बाय ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है, मैं इसको येलो हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे ही इन्फ्लेशन होगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम लोगों ने कहा है कि आपके पास जो पैसे हैं उनसे आप कम चीज़ें परचेज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे, एक लतीफ़ा भी है कि दादाजी अपने पोता को कहते हैं कि जब हमारे ज़माने में हम लोग परचेजिंग करने जाया करते थे तो हम 10 रुपये में बहुत कुछ ले आते थे। तो बच्चे ने कहा कि जी अब आप 10 रुपये में इतना कुछ नहीं परचेज़ कर सकते, अब कैमरे लग गए हैं, राइट। तो मतलब बच्चे को ये समझ नहीं थी कि जी 10 रुपये में उस वक्त बाकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अब 10 रुपये में आप इतनी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते। इसका मकसद ये हुआ कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाती है, आपके पास जो पैसे हैं उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। अब देखें ना, आपके पास एक नोट है, एक कागज़ का टुकड़ा है, तो उस कागज़ के टुकड़े से आपको क्या वैल्यू मिलती है, राइट। क्यों लोग इसके पीछे पागल हुए हैं। उसी साइज़ का आप अपने रजिस्टर से एक कागज़ का टुकड़ा निकाल लें तो क्या आप उसकी इतनी इज्जत करेंगे, उसका इतना ही एहतराम करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। इस कागज़ के अंदर एक पावर है कि हम इस कागज़ को दे के कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं जिसकी इतनी ही वैल्यू हो, तो इससे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। तो परचेजिंग पावर की डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। परचेजिंग पावर इज द वैल्यू ऑफ करेंसी। ये उस करेंसी की वैल्यू है एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट 1 यूनिट ऑफ मनी कैन बाय। ठीक है जी। तो परचेजिंग पावर उस मनी के अंदर, उस नोट के अंदर वो पावर है जिससे आप कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ परचेज कर सकते हैं। अब देखें कि 50 रुपये के नोट का साइज़ भी सेम होता है और 1000 रुपये के नोट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि इनका साइज़ जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, फ़र्क कुछ नहीं है। लेकिन 50 रुपये के नोट की वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ 50 रुपये की चीज़ें ही लेके दे सकता है, और 1000 रुपये वाले नोट की वैल्यू ज़्यादा इसलिए है एज़ कम्पेयर टू 50 रुपीज़ नोट, क्योंकि 1000 रुपये के नोट से आप 1000 रुपये की चीज़ें ले सकते हैं। खैर ये कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 1000 रुपये के नोट से 1000 रुपये की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो हर कागज़ के टुकड़े के अंदर वैल्यू
उसकी परचेजिंग पावर कहलाती है, राइट। अच्छा वापस आते हैं, हमने कहा कि एज इन्फ्लेशन राइजेज एवरी डॉलर यू ओन बायज ए स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती जाएगी आपके पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाएगी। यही बात हमने फाइनेंस में भी पढ़ी थी कि जब पैसे की वैल्यू में कमी आती है तो फिर हम उसे कंपनसेट करते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, व्हेन प्राइसेस राइज एंड अल्टरनेटिवली व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स यू हैव इन्फ्लेशन। जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो तो उसे भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे कहे कि बताएं कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूसिंग, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डैश, और आप उसे बताएं इस सिचुएशन को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। सिमिलरली इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी एंड वेजेस आर हायर देन दे अदरवाइज वुड हैव बीन, राइट। तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होती चली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसी एक मुल्क के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कोई चीज़ बना के सेल करते हैं या जो लोग कोई सर्विसेज दे रहे हैं, उन सब ने मिल के कितनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जनरेट की हैं, उनकी टोटल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कितने पैसों का पढ़ाया है। जो लोग मार्कर बना के सेल करते हैं उन्होंने कितने पैसों के मार्कर बना के सेल किए हैं। जो लोग कोई और सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने कितने पैसों की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है। तो जितने भी लोगों ने जो भी प्रोडक्ट्स बना के सेल की हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, उनकी मनी वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बनती है। जीडीपी रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू इन करेंसी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और जीडीपी नॉर्मली एक साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं कि हर बंदे से पूछते हैं कि यार तुमने कोई काम किया होगा, तुमने कोई सर्विसेज दी होंगी, तुमने कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी होंगी, तुमने कोई चीज़ बना के सेल की होगी, तो ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारी कितनी सैलरी थी। हर बंदे की इनकम अगर हम जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी पैसों की वैल्यू या कितने पैसों की सर्विसेज दी थी। तो नॉर्मली जीडीपी जो होता है ये टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए कंट्री भी होता है, यानी कि उस मुल्क में जितने लोगों ने जो जो काम भी किया उन सब की टोटल उनको कितनी सैलरी मिली, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो हमारे पास टोटल सैलरी ऑफ ऑल द पीपल वर्किंग इन ए कंट्री आ जाएगा, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद होता है जी पर कैपिटल इनकम, पीसीआई। पर कैपिटल इनकम पीसीआई ये होता है कि एक इंडिविजुअल ने ऑन एवरेज एक कंट्री में कितने पैसों का काम किया है, राइट। तो ये जीडीपी की एवरेज है, यानी कि अगर हम जीडीपी को पकड़ें, जीडीपी इज द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कंट्री, और उसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ, जितने लोग भी काम कर रहे हैं उसके साथ, तो मेरे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। तो अब पढ़ते हैं, और द एवरेज इनकम measures the average income earned per person in a given area, city, region और the country। नॉर्मली एक कंट्री के साथ पर कैपिटल इनकम एसोसिएट होता है, लेकिन हम लोग पर कैपिटा इनकम सिटी रीजन की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग जीडीपी पकड़ें और उसको डिवाइड कर दें कि कितने लोगों ने मिल के ये पैसे अर्न किए हैं, तो हमारे पास पर कैपिटल इनकम आ जाती है, पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी बुक में डिस्कस की हुई हैं एग्जामिनर ने। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि एग्जामिनर अगर एमसीक्यूज़ आपको आ रहे हैं तो वो इसमें से एमसीक्यूज़ बना के कुछ पूछ सकता है कि बताएं पर कैपिटल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर क्या होती है। अब परचेजिंग पावर के अंदर एक चीज़ रह गई है, वो ये है फॉर्मूला ऑफ परचेजिंग पावर।